हेलो फ्रेंड्स। तो आप सब लोग कैसे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आ गई है और इसका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होगा। तो जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो है यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है प्रीवियस ईयर की उसका हम जो है डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ पेपर करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यह जो प्रीवियस ईयर पेपर है यह 28 दिसंबर 2020 को जो पूछा गया था उस दिन का पेपर है। इसमें जो है आज हम केवल जीएस और जीके को ही कवर करेंगे और रीजनिंग के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ और रीजनिंग के जो एनालिसिस है थोड़ा एक्सप्लेनेशन उसको हम बताते चलें तो आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कि आज केवल जो है जीएस और जीके को ही कवर करेंगे। तो इसमें प्रश्न नंबर 2 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न के जो ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सिक्किम। सिक्किम राज्य जो है 7 सिस्टर के अंतर्गत जो है नहीं आता है। इसके 7 सिस्टर जो है सिक्किम के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 पूछ रहा है कि किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। इसके ऑप्शन है लक्स, मोल, टेस्ला या फिर जूल। तो किसी पदार्थ की जो है मात्रा को मापने के लिए हम जो है मोल का प्रयोग करते हैं। मोल एक इकाई यूनिट है, इसका हम प्रयोग करते हैं। मोल का जो है मात्रक अगला प्रश्न देखते हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न में जो है प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें जिसमें कि जैसे लेखक संबंधित है कलम से उसी प्रकार दर्जी संबंधित है किससे। तो दर्जी जो है संबंधित होता है सुई से, क्योंकि लेखक जो है कलम से लिखता है तो उसी प्रकार दर्जी सुई से सिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है। 5 प्रश्न है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुडनकुलम जो है नाभिकीय विद्युत परियोजना है यह वर्ष 2001 और 2 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 इसरो ने किस वर्ष में मार्स आर्बिटर मिशन की जो है शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा 2013 में। इसरो ने जो है 2013 में मार्स आर्बिटर मिशन की जो है शुरुआत किया है। अगला प्रश्न नंबर 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। तो इसका जो सही आंसर होगा पिनाका में जो है मात्र 40 सेकंड में ही 100 ग्राम वजन के एक से बाद 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। जो अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा उसको हम बताते चलेंगे। और जो मैथ जैसे कि ये मैथ का प्रश्न पूछा गया है
जैसे मैथ का प्रश्न है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन की जैसे पूछा गया कि ये जो इसका जो सलूशन है ये कैसे हुआ है, तो इसको भी हम बताते चलेंगे। इसके लिए आप कमेंट करिए कि अगर मैथ और रीजनिंग के भी सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करिए हाँ में या ऐसे लिखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि उबुंटू यानी कि UBUNTU जो है क्या है। यह कंप्यूटर का प्रश्न है। उबुंटू यानी कि UBUNTU क्या है, तो यह जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे जो है पहली बार 2004 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 पूछ रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है यह केरल राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमथिट्टा जिले में जो है स्थित है। सबरीमाला जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश के लिए लगे प्रतिबंध को जो है हटा दिया था। तो यह प्रश्न जो है यह वाला पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो इसमें जो अलाई दरवाज़ा ये भी नहीं है। ये अलाई दरवाज़ा स्थित है। इंडिया गेट भी दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा स्थित नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान देते रहिएगा कि इसमें जो पूछा गया कि नहीं है तो वो वाला प्रश्न हमेशा ध्यान में रखिए। तो इसमें जो बुलंद दरवाज़ा है या जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। तो बुलंद दरवाज़ा जो है उत्तर प्रदेश राज्य के जो है फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर जो है स्थित है। बुलंद दरवाज़ा यह दिल्ली में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है जो है देखते हैं। ये जो करंट का प्रश्न है, यह प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर जो 15 है यह करंट का है। तो करंट के प्रश्नों को जो हम टच नहीं कर रहे हैं क्योंकि करंट का प्रश्न नए बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में जो है शुरू किया है। जो गांधी जी ने जो है नमक यात्रा शुरू की थी वह गुजरात के किस जिले से शुरू की थी। तो इसका जो सही आंसर है वह है नवसारी जिले से शुरू किया था। अगर इसका एक्सप्लेनेशन है कि दांडी भारत के जो गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है और यहीं से उन्होंने शुरू किया था। ये सभी मैथ के प्रश्न हैं और रीजनिंग के हैं। मैथ और रीजनिंग के भी अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, तो हम इसका भी जो है सही रूप से सलूशन बताते हुए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया है बताते चलेंगे। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा URL का जो है फुल फॉर्म पूछा है। तो URL का जो इसका ऑप्शन सी सही है। URL का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का जो फुल फॉर्म होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 पूछ रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। यह प्रश्न जो है बार बार पूछता है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। यह प्रश्न बार बार पूछता है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक ने। और जबकि जो है भगत सिंह ने जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था, लेकिन जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस चीज़ का जो है बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था। यह प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 29 करंट अफेयर के प्रश्नों को हम नहीं करेंगे, क्योंकि यह रिपीट नहीं होते हैं। जबकि जो जीएस और मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं वह प्रीवियस ईयर ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्रश्नों को प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जो हम करवा रहे हैं उसको करिए, यही पूछे जाएंगे प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है। तो जो सहजीवी संबंध है उसको दर्शाता है, इसके ऑप्शन है काई, यूथेक्रिस, जलतिप्तिया या फिर फ्यूनेरिया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा लाइकेन, यानी कि काई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 है भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ पर स्थित है। तो भारत में जो है आलू अनुसंधान संस्थान जो है CPRI जो है स्थित है वह शिमला में है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है इसी से संबंधित और भी प्रश्न बनाए जाते हैं, जिसमें यह भी पूछ सकता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह है लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है कटक। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह है राजमुंदरी। और भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो यह है रांची। तो इस प्रश्न को जो इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, अगर यह प्रश्न नहीं पूछता है कि आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो इन पांचों में से कोई न कोई एक इस बार जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कि क्या है। ये सभी मैथ हैं। प्रश्न नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का जो है सदस्य नहीं है। तो इसमें कई ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला है भारत जो कि है सदस्य, नेपाल ये भी है, भूटान ये भी है, मालदीव जो है बिम्स्टेक का जो है सदस्य नहीं है। प्रश्न नंबर 37 है प्रार्थना समाज के जो संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह थे आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। प्रश्न नंबर 38 है कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह है पैराग्वे और बोलिविया।
तो इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि रुद्ध स्थल देश उन देशों को कहा जाता है जिनकी भौगोलिक सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। विश्व में 44 रुद्ध स्थल रुद्ध देश हैं। उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में रुद्ध स्थल देश नहीं है। प्रश्नानुसार दक्षिण अमेरिका में 2 रुद्ध स्थल हैं। एक तो भूआश्रित देश है पेरुवे और बोलिविया। पेरुवे और बोलिविया जो है 2 रुद्ध स्थल हैं। ये सभी करंट अफेयर के प्रश्न हैं तो इनको हम नहीं करते हैं। ये जो मैथ का प्रश्न पूछा गया है, अगर इसका सलूशन जैसे कि यह कैसे सॉल्व किया गया है, अगर डिटेल अगर बताना होगा तो आप लोग कमेंट में करिए, हम बता देंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया है, मतलब कैसे इसकी वैल्यू आई है, इसके कैसे क्या किया गया, कौन सा फार्मूला रखा गया है, कैसे फार्मूला को सॉल्व किया गया है, तो हम बता देंगे। तो इसके लिए आप कमेंट में यस लिख दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो इसके जो ऑप्शन है थायराइड, क्षय रोग, हैजा या फिर छोटी चेचक। तो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग जो है छोटी चेचक है। इसमें बताया कि वायरस यानी वायरस कोई विषाणु को, वायरस का दूसरा नाम ही विषाणु है। विषाणु से होने वाले कई रोग हैं जैसे कि एड्स, डेंगू, ज्वर, पोलिया, चेचक, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज, गलसोत आदि। ये सभी जो है वायरस से होने वाले रोग है। जबकि जो है जीवाणु से होने वाले रोग जो है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, न्यूमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया आदि। ये सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। और फफूंद के जो होने वाले रोग हैं वह है दामा, एथलीट फुट, खाज, गंजापन आदि। ये सभी फफूंद से होने वाले रोग हैं। तो इनमें से कोई न कोई एक जरूर पूछेगा, इस बार कन्फर्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी मैथ के हैं, मैथ के प्रश्नों को हम टच नहीं करते हैं। अगर मैथ का सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, हम आपको सलूशन बता देंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। भारत का वह कौन सा राज्य है, प्रश्न करने का मतलब वो भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी जो तटरेखा है वह सबसे लंबी है। इसके जो ऑप्शन है केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। तो सबसे अधिक जो लंबी रेखा है वह है गुजरात। वह कितनी है 7516.6 किलोमीटर लंबी रेखा है गुजरात की। भारत की जो तटरेखा है वह कुल 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित। इन राज्यों की सबसे अधिक तटरेखा जो लंबी है वह गुजरात की है। कितनी, वह है 7516 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसके जो ऑप्शन है 1988, 90, 1991, 1986। इसका जो सही आंसर होगा 1986। 1986 में जो है भारत की संसद के द्वारा पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, वह संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत जो है पर्यावरण यानी कि संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो इस बार पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है पारित किया गया था, तो वह संविधान के अनुच्छेद 253 यानी कि आर्टिकल 253 के तहत जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से
किस माध्यम से ध्वनि नहीं जा सकती? तो इसके जो ऑप्शन है इस्पात यानी कि स्टील, निर्वात यानी कि वैक्यूम, वायु, मिल्क। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निर्वात। निर्वात से जो ध्वनि नहीं जा सकती है। तो इसमें जो है पूछ सकते, ये भी पूछ ध्वनि में जो है ध्वनि में वायु में जो है ध्वनि की चाल जो होती है वह 332 मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में जो है 1483 मीटर पर सेकंड होती है, और लोहे में 5130 मीटर पर सेकंड होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल जो है, सबसे अधिक ध्वनि जो है ठोस वस्तु में ही होती है, और उससे कम जल में, और सबसे कम जो है वायु में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो दर्रा से जो दर्रे दिए गए हैं इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो है कौन सा दर्रा जो है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? तो वह है जोजिला दर्रा जो है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और भी बहुत से दर्रे हैं जिससे इस बार प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको देखिए कि जोजिला दर्रा तो बता दिए कि यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। इसी प्रकार जो बाडा लाचा दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश और लेह और मंडी को जोड़ता है। इसी प्रकार जो नाथुला दर्रा है वह सिक्किम राज्य में, जो कि सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। इसी प्रकार जो जेलेपला दर्रा है वह सिक्किम में है, जो कि सिक्किम को और तिब्बत को जो है जोड़ता है। तो इससे जो है एक प्रश्न जरूर बनेगा कि दर्रे हैं जो किस राज्य में है या फिर वह किससे जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर शब्द जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है यह संबंधित है रेशम की खेती से संबंधित है। और भी कल्चर हैं जो कि इस बार पेपर में पूछ सकता है, जिसमें कि सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन के अध्ययन से संबंधित है। इसी प्रकार जो पीसी कल्चर है यह मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन जो लोग करते हैं उनसे संबंधित है। इसी प्रकार जो एपी कल्चर है यह मधुमक्खी पालन से संबंधित है, और एपी कल्चर यह जो है पक्षी पालन से संबंधित है। तो इस बार इन चारों में से कोई न कोई एक प्रश्न किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो यह इसको आप लोग स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा, इस बार जरूर पूछेगा, कोई न कोई किसी शिफ्ट में आ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि खेलो इंडिया या करेंट अफेयर का है। तो करेंट अफेयर के प्रश्न जो है रिपीट नहीं करते हैं। करेंट अफेयर का जो है हम पूरे करेंट अफेयर के जो है पूरे 1 ईयर का जो है करेंट अफेयर की जो SPD बुक है उसका हम सलूशन करवा देंगे, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? सामान्य केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह माध्य होगा। माध्य यानी कि मीन। माध्य को औसतन माध्य निकालने के लिए जैसे A हो गया, B हो गया या फिर C हो गया, तो इसका औसतन माध्य जो निकालते हैं वह तीनों को जोड़कर जितने संख्याएं होती हैं डिवाइडेड उतने नंबर कर देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारत के किन दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेसवे चलती है? किन दो राज्यों के बीच सबसे दो शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चलती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच जो है वंदे भारत इसकी सबसे तेज स्पीड वाली ट्रेन चलती है। अगला प्रश्न है कि विश्वकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? इसके ऑप्शन उड़ीसा, गुजरात और जो है बिहार, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वह है उड़ीसा। चित्रकला की जो पट्टचित्र शैली जो है उड़ीसा की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रूपों में से एक मानी जाती है। इसमें जो है अक्सर के भगवान विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण जो है किया जाता है, प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसके जो इस प्रश्न का सही आंसर है वो होगा श्री नीलम संजीव रेड्डी और इनका कार्यकाल जो है 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा था। नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत के 6वें राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। यह जो भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचन हुए। 64 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 65 है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो इस बार जो हेडक्वार्टर पूछे जा रहे हैं या प्रश्नों में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वह दी हेग में है। अगला प्रश्न है कि गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी जो मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह एशिया होगा। गोबी मरुस्थल जो है एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक विस्तृत छाया रेगिस्तान है। गोबी मरुस्थल के उत्तर अत्ताई पर्वत और मंगोलिया के घास के मैदानी स्टेपी, पश्चिम में तकलामकाना रेगिस्तान, दक्षिण और पश्चिम में एक्सी कॉरिडोर स्थित है। यह संसार का 5वां सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल जो है संसार का 5वां बड़ा मरुस्थल है और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजतरंगिणी के लेखक जो है कौन है? ये लेखक से भी बहुत ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो किसी न किसी शिफ्ट में लेखक से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। हर एक शिफ्ट में लेखक से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक जो है वो है कल्हड़ जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। इसमें जो है कल्हड़ की जो राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का जो इतिहास है उसको दिखाया गया है, जो कि महाभारत की शैली पर आधारित है। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के आसपास से मानी जाती है। राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग है। इसके प्रथम 3 तरंगों में जो है राजवंशों की सूची दी गई है। राजतरंगिणी के प्रथम 3 तरंग में राजवंशों की जो है सूची दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था?
तो युद्ध से जो है, जो सन युद्ध में सन है, उससे एक जो है प्रश्न जरूर पूछता है। तो युद्ध वाले प्रश्नों को भी आप देखते रहिए। तो पूछ रहा है कि पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो यह 1556 में हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन एक ही। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को हिंदू सम्राट हेमूचंद विक्रमादित्य यानी कि हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुए थे। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, दूसरा युद्ध है, इसमें अकबर विजयी हुए थे। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्षों में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 3 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। अतः पानीपत का प्रथम और तृतीय युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में, जबकि पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो है पानीपत के जो प्रथम युद्ध में बाबर विजयी हुए थे, जबकि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। तो पिछली बार जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा था, तो इस बार पानीपत का प्रथम युद्ध भी पूछ सकता है और तृतीय युद्ध भी पूछ सकता है, और कई शिफ्टों में तो पानीपत का द्वितीय युद्ध भी पूछेगा। रेलवे में खास बात यह है कि प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं, मतलब बार बार दोहराए जाते हैं। एग्जामिनर कितना प्रश्न बनाएगा, तो अब पुराने प्रश्नों को ही शिफ्ट बदल कर पूछते रहते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या पूछ रहा है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? ये जो नहीं वाला प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से जो बच्चे हैं वो गलत मार देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वह है जापान। जापान जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से जो है एक है, जिसका दायित्व अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा बनाए रखना है। इसे दुनिया का जो है पुलिसमैन भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। चीन, फ्रांस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन, रूस संयुक्त के जो है अस्थायी सदस्यों में जो है पूछता है कि इनमें से कौन से अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप याद रखिए कि पहले कौन से अस्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन है, फ्रांस है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है और रूस है। ये सभी 5 जो सदस्य हैं यह अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। लोकसभा के सदस्यों की जो है अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका प्रश्न का सही आंसर है 552। लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या जो है 552 है। लोकसभा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, लोकसभा जनता की सभा तथा इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 होती है, जो कि इस बार पूछा है। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से और अधिकतम 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों में से निर्वाचित किए जा सकते हैं। एवं राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के अधिकतम 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। तो इस प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्तमान पूछ रहा है तो वर्तमान में आप लोग ध्यान दें कि वर्तमान में जो है 545 सदस्य हैं, लेकिन अगर यही पूछता है कि अधिकतम कितने हैं तो अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 545 ही हैं।
अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो इसका जो सही आंसर है वह गुरु गोविंद सिंह जी ने। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कहे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ था। 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699 ईस्वी में। पाहुल प्रणाली की जो प्रणाली की जो शुरुआत है वह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो यह प्रश्न पूछता है हमेशा कि पाहुल प्रणाली की जो शुरुआत है वह किन गुरुओं में से किसने की थी? तो वह गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये सभी रीजनिंग और मैथ के, अगर आप लोगों को रीजनिंग और मैथ के जो प्रश्नों को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, यस लिख दीजिएगा, हम कर देंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो है क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो सुकन्या समृद्धि योजना जो है यह बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना है। इससे संबंधित प्रश्न पूछता है और पूछेगा भी कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह बेटियों के लिए केंद्र सरकार की जो एक छोटी बचत योजना है। यह पूछ देता है कि यह सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार की है या फिर राज्य सरकार की। यह केंद्र सरकार की योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत जो है 12 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत की गई थी। इस योजना के तहत माता पिता या संरक्षक द्वारा बालिका के नाम से उनके जन्म से 10 वर्ष की जो है आयु तक की प्राप्त करने तक खाता खोला जा सकेगा। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेटियों को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत न्यूनतम 250 रुपया वार्षिक अधिकतम 1.5 लाख तक रुपये का जमा किया जा सकता है। 250 रुपया वार्षिक तथा अधिकतम 1.5 लाख रुपये वार्षिक जमा किया जाता है। कन्या के जो है 21 वर्ष प्राप्त होने पर इसे ब्याज सहित पूरी राशि दे दी जाती है। तो इसमें पूछेगा कि न्यूनतम कितनी राशि जमा की जाती है, तो वह 250 रुपये है और अधिकतम कितनी राशि की जाती है वह 1.5 लाख रुपये तक आप जमा कर सकते हैं। यह पूछा है पिछली बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो यह तो सभी लोग जानते हैं कि CPU होगा। CPU का जो है फुल फॉर्म पूछ देता है, तो CPU का फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का जो हृदय या फिर मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो यह CPU को ही कहा जाता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कंप्यूटर का हृदय या फिर मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वह CPU कहा जाता है। CPU जो है कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है तो समन्वित भी करता है। डाटा को जो है निर्देशानुसार प्रोसेसर करने का कार्य भी जो है CPU का ही होता है, CPU ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये सभी रीजनिंग और मैथ के प्रश्न हैं। कल से हम रीजनिंग और मैथ के भी प्रश्नों को अगर आप लोग कमेंट में यस लिखते हैं तो उनको हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन दे देंगे कैसे कैसे सॉल्व किया गया या फिर कैसे आप कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आप लोग जिन लोगों को सॉल्व करना होगा वह वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। हम केवल मैथ, GS और GK के जो प्रश्न हैं उन्हीं को केवल करवा रहे हैं। ये सभी रीजनिंग और मैथ हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी RRB NTPC की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और मैथ
और जो मैथ और रीजनिंग इनके प्रश्नों के जो है अगर आप लोगों को सलूशन या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए कैसे सॉल्व किया गया है तो आप लोग बता दीजिए, यस कमेंट में यस लिख दीजिए, हम उनको सॉल्व करवा देंगे या फिर बता देंगे कैसे सॉल्व किया गया है। या फिर जिन लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा वह खुद से सॉल्व कर सकते हैं, रोक कर स्टॉप करके सॉल्व कर दिए। तो चलते हैं, अगली क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत।